Hello students, very good morning. Here I am representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. We are discussing chapter 6 related exercise 6.2 of class 12 of NCERT. We are on question first of 6.2. Before this I have introduced what is increasing and what is decreasing function, what is strictly increasing, what is strictly decreasing function, and one theorem related to that. So now we are discussing question first of exercise 6.2. It is show that the function given by f of x is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. ये strictly increasing है r में, ये हमको prove करना है. So in solution, first of all we have to mention let x1 x2 is element of r such that हमने x1 x2 एलिमेंट लिए कोई रियल नंबर के, क्योंकि यहाँ बोल रखा है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ r ऑन r सॉरी. तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग r में प्रूव करना. r यहाँ पर रियल नंबर को डिनोट करता है. सो x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ r सच दैट x1 इज लेस देन x2. जो नंबर शुरू में आता है वो छोटा होता है बाद वाले नंबर से. जैसे 1 2 3 4 अगर मैं लिखूँगा तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, फिर 2 3 में देखूँ तो 2 छोटा है 3 बड़ा है. तो x1 इज लेस देन x2, ये मैंने कंसिडर किया. अब क्या हो जाएगा ऑन, देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मैं कर सकता हूँ 3 का मल्टीप्लिकेशन ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3. सो इट विल बिकम 3x1 इज लेस देन 3x2. जैसे मान लीजिए ये 1 और 2 था, तो 1 और 2 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. तो इनमें से 3 ही छोटा हुआ 6 ही बड़ा हुआ, मतलब 3 इज लेस देन 6 हुआ. अगर मान लीजिए मैंने x1 x2 को 1 2 कंसिडर किए तो ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल देके बताया आपको. अब मैं अगर इसमें 17 ऐड भी कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन एडिंग 17. जो भी हम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे ऑन एडिंग 17. तो हमने जब 17 ऐड किया तो ये क्या हो गया 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17. तो मेरे पास यहाँ पर जैसे सपोज मैंने एग्जांपल में 1 और 2 लिया था, तो 1 और 2 लिया था तो 1 इज लेस देन 2, फिर 3 इज लेस देन 6 क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन किया था. फिर मैंने अगर 17 ऐड किया तो 3 प्लस 17 इज लेस देन 6 प्लस 17. तो स्वाभाविक है ये भी छोटा होगा. 3 प्लस 17 दैट इज 20 एंड 6 प्लस 17 दैट इज 23. ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हो गया कि f of x1 इज लेस देन f of x2. f of x1 क्या प्रूव हो गया, लेस देन f of x2 प्रूव हो गया. तो बिकॉज f of x1, सॉरी यहां पर हम इसको अलग से डिनोट कर देते हैं. ऑन टेकिंग x1 is less than x2, it implies that f of x1 is less than f of x2. Therefore f of x is strictly increasing on r, is strictly increasing on r. तो ये हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव किया, जो कि एक सिंपलेस्ट लॉजिक से इसको हमने प्रूव किया है. जस्ट x1 इज लेस देन x2 लेकर के इसको सॉल्व करके और हमने कंप्लीट किया. नाउ सी क्वेश्चन सेकंड, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. ये हमको इस फंक्शन को बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी रियल नंबर r के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे लेट x1, x2 is element of R such that
x1 इज लेस देन x2. हमने x1 लेस देन x2 कंसिडर किया. सो हियर यू जस्ट सी व्हाट इज हियर x बट विथ 2. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 व्हाट इट विल बिकम, 2x1 is less than 2x2. Now we can take these numbers in power of e. Let it be expressed in power of e. Power of e. So what it will become? E raised to the power 2x1 is less than e raised to the power 2x2. तो यहाँ पर ये x1 x की जगह x1 लिया है और x की जगह x2 लिया है, तो ये क्या हो गया, f of x1, इट इज ऑल्सो f of x1 इज लेस देन f of x2. तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टेकिंग x1 is less than x2 and it implies f of x1 is less than f of x2. So we can conclude, what we can conclude, therefore f of x is strictly increasing ऑन आर. अब सपोज कीजिए आपको इसी में कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला होता कि डिक्रीजिंग प्रूव कीजिए, तो डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए क्या होता, अगर इसको हम मान लीजिए ऐसे लेते और इसको स्टार्ट करते, तो फिर यहाँ पर ये लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन का साइन होता यहाँ, जबकि यहाँ पर लेस देन ही लेकर के चलते और यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता, तो देन इन दैट केस इट विल बी नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ पर तो हमने इसको इंक्रीजिंग ही प्रूव किया, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव कोई सा पावर होती तो कहीं कुछ ऐसी कंडीशन भी बनती हैं, वो हम आगे करेंगे क्वेश्चंस में, कि डिक्रीजिंग प्रूव करने का होता है, तब वैसी कंडीशन बन जाती है ऑटोमेटिकली कि फंक्शन विल बिकम डिक्रीजिंग, मीन्स दिस साइन विल बिकम चेंज्ड. सो हियर therefore fx is strictly increasing on r. So we have completed our question 2 of exercise 6.2. Now see question 3rd. Show that the function given by f of x is equal to sin x is strictly increasing in 0 comma pi by 2. Second part, strictly decreasing in pi by 2 comma pi. And third part, neither increasing nor decreasing in 0 comma pi. So in solution, first of all we have to write f of x. F of x is equal to sin x. Now this I will explain you by that particular theorem which we have discussed before this exercise. First of all we have to, on differentiating with respect to x, what it will become, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स. एफ डैश एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है. तो अगर हम 0 से पाई बाय 2 की बात करें, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 कॉमा पाई बाय 2, क्योंकि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू में कॉस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो ये बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to pi by 2, therefore function is strictly increasing in interval 0 comma pi by 2.
0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रू हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इट इज अवर ए पार्ट. नाउ अगेन वी आर टेकिंग सेकेंड पार्ट, दैट इज बी. बी में हम जब डिस्कस करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि अब हम इंटरवल π/2 से π के बीच में डिस्कस करेंगे. सो इन केस बी f of x is equal to sin x, means again f dash x is same as it is cos x only. Now f dash x is less than 0, क्योंकि अगर हम सेकेंड इंटरवल में देखें तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी आपने क्लास 11 में पढ़ा था, तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है. यहाँ पर आपके पास cos x है, मतलब cos x निगेटिव हो जाता है, तो f डैश x 0 से छोटा हो जाता है, क्योंकि cos x जो है, ये जो cos x है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का हो जाता है. तो हम लिखेंगे इन x इज एलिमेंट ऑफ π/2 टू π. π/2 से π के बीच में ये जो है f डैश x वो लेस देन 0 हो जाता है, मतलब cos x चूंकि 0 से छोटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो बिकॉज f डैश x इज लेस देन 0 इन इंटरवल π/2 टू π, therefore f of x is, means ये फंक्शन f of x is strictly decreasing in interval π/2 टू π. अब अगर इसी के क्वेश्चन के हम थर्ड पार्ट की बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर एक इंटरवल में ये, मैं थर्ड के लिए आपको बताता हूँ कि ये एक इंटरवल में मान लीजिए आपको पॉजिटिव मिला, दूसरे वाले में निगेटिव मिला, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है साइन एक्स का. ये ग्राफ आपने पढ़ा है. तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम ए एंड बी वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर 0 से, मान लीजिए ये मैंने 0 लिया था, ये π/2 लिया है और ये फिर π लिया है, तो 0 से π/2 में तो ये इंक्रीजिंग था, लेकिन π/2 से π में डिक्रीजिंग हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 0 से π/2 में ये ऐसा बनेगा, 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग था और π/2 से π में ये डिक्रीजिंग हो गया. फिर π से 3π/2 में ऐसे चला और 3π/2 से π में फिर इस टाइप से चला. तो हमसे तो सिर्फ ये दो इंटरवल का पूछा है, तो यहाँ ये इंक्रीजिंग था लेकिन इसके बाद ये डिक्रीजिंग हो गया. तो इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको एक बात समझ में आती है कि फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम सॉल्यूशन ए एंड बी we can conclude that f of x is neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing इन 0 to π, 0 से π वाले इंटरवल में. 0 से π, क्योंकि ये जो पार्ट है 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग प्रूव हुआ, π/2 से π में डिक्रीजिंग प्रूव हो गया. तो एक जगह ये इंक्रीजिंग प्रूव हुआ, दूसरे पार्ट में डिक्रीजिंग प्रूव हो गया. तो पूरा इंटरवल अगर 0 से π तक का देखें तो उसमें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहलाएगा. सो वी कैन कंक्लूड लास्टली दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन strictly increasing in 0 to π/2, strictly decreasing in π/2 to π, and neither increasing nor decreasing in 0 to π. इस इंटरवल में ये neither increasing nor decreasing ट्रू होता है, क्योंकि ये एक समय में
इंक्रीजिंग था और दूसरे उसी पार्ट उसी इंटरवल अगर उसके बाद वाले इंटरवल में देखें तो वो डिक्रीजिंग था। तो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, तो ये पूरा मिला करके क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्योंकि जब भी ये फंक्शन इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करवाता है कोई फंक्शन तो उसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ ओवर। नाउ सी क्वेश्चन 4th, find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is in first part strictly increasing and in second part strictly decreasing। मतलब यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है, हमको यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव नहीं करना है, हमको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फॉर दिस लेट अस टॉक अबाउट दिस f of x। So in solution given f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. So on differentiation what it will become, f dash x is equal to 3 to the 6x square minus 3 to the 6x minus 36. So f dash x is equal to 0 we have to consider for finding interval। ये इंटरवल फाइंड करने के लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन ली f dash x is equal to 0। तो क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन ली मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 लिया, फिर यहाँ से 6 कॉमन लिया, देन इट विल बी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 6 इज shifted from LHS to RHS, so it will become 0 upon 6, that will be 0। Now we have to factorize this quadratic equation, so 3 to the 6 and minus 3 plus 2 is minus 1, so x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0। Now x is taken common, so it will be x minus 3, now plus 2 is taken common, then it will be x minus 3 again is equal to 0। So what we got, we have got something like this, x minus 3 and x plus 2 is equal to 0। So x is equal to 3 comma minus 2 or minus 2 comma 3 will be more appropriate, minus 2 comma 3 because this will come in starting afterwards that। So let us plot it on number line। मान लीजिए कोई नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ मैं, तो मुझे कितने इंटरवल मिलेंगे इसमें, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 कंसिडर किया, तो ये -2, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मेरे पास कितने इंटरवल मिले इसमें, -2 से इधर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -2 वाला एक इंटरवल, दूसरा -2 से 3 वाला एक इंटरवल और तीसरा 3 से, मतलब एक इंटरवल ये मिला और एक और इंटरवल जो मिला वो ये मिला, मतलब 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ये 3 पार्ट्स हो गए, दीज आर 3 disjoint intervals, 3 disjoint इंटरवल्स। ये हमको 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स मिले। अब इन इंटरवल्स में हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। ये हमारे पास f डैश एक्स की वैल्यू है, तो f डैश एक्स की वैल्यू में हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए -∞ से -2 के बीच में मैंने कोई सी वैल्यू पुट करी, -2 से छोटा मैंने -3 ले लिया, क्योंकि इधर तो मैं -∞ तक जा सकता हूँ, तो -2 से छोटा मैंने -3 वैल्यू एक कंसीडर की, देन व्हाट विल हैपन, 6 into -3 square, 6 into, this is the rough part which you have to solve, so 6 into -3 square means it is 9,
and then 6 into minus 3. So 6 into minus 3 is minus 18. So minus minus plus. So it will be plus 18 and then minus 36. So plus 18 minus 36 is minus 18 and here it is 6 9 the 54. So it is positive of course. तो ये इंटरवल में क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, ये वाले इंटरवल में इफ एक्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2. यहाँ पर आपको ये ग्रेटर देन 0 मिला, मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको. ये मैंने ये रफ पार्ट है जिसको मेरे को सॉल्व करके देखना है और चेक करना है कि ये एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव या कब निगेटिव होता है. तो ग्रेटर देन 0 हुआ ये इसमें, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया तो 6 9 था 54 माइनस यहाँ 18 36 माइनस 18 किया तो माइनस 18 आया था, बड़ी डिजिट के आगे माइनस था. सो 54 माइनस 18 इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव. अब अगर मैं -2 से 3 के बीच ही कोई सी वैल्यू कंसीडर करता हूँ तो -2 के बाद मेरे पास 0 भी मिलता है. मान लीजिए मैंने इसमें 0 ही पुट कर दिया, तो 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 36 आ गया. तो माइनस का 36 आया मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन -2 to 3. -2 और 3 के बीच में क्या हुआ, ये लेस देन 0 आया. फिर लास्टली 3 से इन्फिनिटी बचा मेरे पास, तो मान लीजिए मैंने 4 रखा, 3 से जस्ट बड़ी एक वैल्यू ली मैंने 4. तो इसको मैं रफ में सॉल्व करता हूँ. 4 सपोज आई एम कंसिडर्ड, सो इट विल बी 4 स्क्वायर इज 16. तो 16 6 कितने होते हैं, या आप सॉल्व कीजिए. 16 6 हाउ मच इट इज, 16 96. सो 96 16 6, सो इट विल बी 96 माइनस 6 into 4, that is 24. So minus 24 and here it is minus 36. So it will be 96 minus 20 30 40 50 60. So it will be 36, which is positive. So we can say that f dash x is again greater than 0 in which interval, 3 to infinity. 3 से infinity वाले इंटरवल में भी ये पॉजिटिव आया. तो एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ और यहाँ. तो हम ये लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in interval minus infinity to minus 2 and 3 to infinity. ओके, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में और 3 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग ट्रू हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और फिर डिक्रीजिंग के लिए बताएंगे कि दिस फंक्शन इज, ये तो हो गया एक कंक्लूजन. फर्स्ट पार्ट ए, ये पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ये पार्ट है. नाउ व्हाट इज बी कंक्लूजन? द कंक्लूजन फॉर बी इज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कहाँ डिक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में? देखिए यहाँ एफ डैश एक्स 0 से छोटा था, -2 to 3. सो -2, 3. और आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो आपको छोटा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो गया. मैंने आपको बताया था बड़े ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल होता है, छोटे ब्रैकेट में ओपन इंटरवल होता है. तो ये ओपन इंटरवल है और आपको ओपन इंटरवल में क्यों लिखना है इसको? क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है. सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ over, and this is the way to find out the strictly increasing, strictly decreasing interval for any function. And thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Please do like it, subscribe it and share it.